Hello, myself Nishant from Concept Life. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम 6 लेक्चर तक किरचॉफ लॉ का जस्ट इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो आज हम उसी का एक्सटेंशन करके फ्राउनहोफर लाइंस के बारे में सीखेंगे और रेडिएशन में जो स्टीफन्स लॉ है उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। 8th लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और उससे रिलेटेड जो ग्राफ हैं उन सब के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही उसमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताएंगे। तो किरचॉफ लॉ हम लास्ट वीडियो में भी यहाँ तक कवर कर चुके थे। तो उसमें मेन बात यही थी कि जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो ही एमिटर होता है। तो ये क्योंकि कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है कि ई लैम्डा बाई एल लैम्डा, यहाँ पर कि वो मैं सब इसके बारे में डिफाइन कर चुका था। तो ई प्रोपोर्शनल टू ए किसको बता रहा है? एब्जॉर्बर। जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो ही अच्छा एमिटर होगा। किरचॉफ सामने ये बात बोली। इसका मतलब जो बैड ऑब्जर्वर होगा, यदि इसके आगे मैं बैड लगा दूंगा तो ऑब्वियसली इसके आगे बैड लग जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बैड रिफ्लेक्टर है, तो बैड रिफ्लेक्टर क्या होगा कि भाई जो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर सका, मतलब वो गुड ऑब्जर्वर होगा, ठीक है जी। तो गुड ऑब्जर्वर होगा तो फिर वो गुड एमिटर होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बैड रिफ्लेक्टर इज गुड एमिटर। तो बस वर्ड्स का खेल है, इधर से उधर आप उस बात को समझते हुए, क्योंकि किसी भी सरफेस पे यदि कोई रेडिएशन गिरेगा तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, या वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या ट्रांसमिट कर देगा, है ना जी। तो रिफ्लेक्ट कर देगा, या एब्जॉर्ब कर देगा, या ट्रांसमिट कर देगा। अब मान लीजिए ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन अच्छा है तो उसका मतलब एमिटर भी अच्छा होगा। फिर डेजर्ट एरिया में सैंड का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई जब दोपहर के समय में सन पूरी ग्लोबल होता है तो सैंड काफी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि सैंड क्या है, रफ सरफेस है, तो रफ एंड डार्क सरफेसेस आर गुड एब्जॉर्बर। तो जब वो काफी एब्जॉर्ब कर लेती है तो इतनी गर्मी हो जाती है सैंड वाले हिस्से में, तो आप बड़े आराम से वहां पे आमलेट भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अच्छे जानते हैं पैर जल जाते हैं। अब सैंड ने तो खूब सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली। जब रात होगी तो सन की जगह कौन आ जाएगा? मून आ जाएगा। अब मून क्या थोड़ा ठंडा है, उसके रिस्पेक्ट में अर्थ काफी गर्म है। तो अब ये जो सैंड है वो अब गुड एमिटर बन जाएगी। सन के समय में वो क्या थी? गुड एब्जॉर्बर थी। और जब रात हुई, मून आ गया, तो अभी क्या बन जाएगी? गुड एमिटर बन जाएगी। इतना कि वो अपनी सारी गर्मी को सैंड जो है वो रेडिएट कर देगी और सैंड से जुड़े हुए पूरे सरफेस का टेम्परेचर एकदम फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए वहां पर गर्मियों की रात में भी सैंड रेगिस्तानी इलाके में आपको रजाई या कंबल होना पड़ जाता है। गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बीइंग गुड एमिटर दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन। और ये जो रेशियो होता है वो आपके किसी ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी के बराबर होता है। हाँ, सोलर स्पेक्ट्रम में फ्राउनहोफर लाइंस को भी हम किरचॉफ लॉ के थ्रू ही समझाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कम से कम लाइन को ध्यान रखिएगा कि भाई फ्राउनहोफर लाइंस जो होती हैं उनको हम किरचॉफ लॉ से समझाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सन के आउटर पार्ट जो होता है क्रोमोस्फेयर, उसमें क्या बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो जब कभी भी सन से लाइट निकल के अर्थ की तरफ आती है तो क्रोमोस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस इस रेडिएशन या लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके चलते आपको अर्थ पर जो सन का स्पेक्ट्रम आएगा उसमें डार्क लाइंस मिलती हैं, ठीक है जी, एक ऑर्डिनरी केस में। तो ये जो डार्क लाइंस दिख रही है आपको स्पेक्ट्रम में, वो ही आपकी फ्राउनहोफर लाइंस है। अब क्या हुआ, मान लीजिए सोलर एक्लिप्स हुआ, तो सोलर एक्लिप्स में क्या हुआ कि मून जो हुआ वो अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, तो सन से तो डायरेक्ट रोशनी आने से रही। तो क्या हुआ, ये जो क्रोमोस्फेयर की गैसेस ने एक अच्छे वक्त में, यानी विदाउट सोलर एक्लिप्स के रेडिएशन या लाइट को एब्जॉर्ब किया था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स के एक्साइड होकर ऊपर चले गए होंगे, हायर ऑर्बिट में चले गए होंगे। तो हायर लेवल में जाने के बाद फिर उनमें से कुछ ना कुछ लौट भी रहे होंगे। तो ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो कब कौन सा चल रहा है वो हम कह नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी है। तो जब सोलर एक्लिप्स हो गया तो उस समय इन्हीं में से कुछ लौटते हुए इलेक्ट्रॉन फोटोन को एमिट करते हैं। तो सोलर एक्लिप्स के समय पे हमको कुछ ब्राइट लाइंस दिखती हैं। तो इस तरीके से फ्राउनहोफर लाइंस का एक्सप्लेनेशन किरचॉफ लॉ से किया जाता है। कुकिंग वेसल्स जो होते हैं
उसमें आउटर सरफेस ब्लैक होता है, क्योंकि जब भी उसे गैस बर्नर पर रखोगे तो ब्लैक सरफेस क्या करती है, अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में लाइट रंग के कपड़े पहनिए। जैसे अम्ब्रेला तो पर्टिकुलर काला मत ही रखिए, गर्मी के दिनों में होता नहीं, आपको शेड चाहिए होता है, शेडो चाहिए होता है, तो आप अम्ब्रेला लगा लेते हैं गर्मी में, पर ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। ब्लैक कलर का हुआ तो फिर वो ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करने लगेगा। ठीक है, तो मई जून के महीने में आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। हाईली पॉलिश सर्फेसेज आर गुड रिफ्लेक्टर्स बट पुअर एब्जॉर्बर, और पुअर एब्जॉर्बर है तो फिर पुअर एमिटर भी होंगे। अब हम आते हैं स्टीफन्स लॉ के पास। काम का रूल है, काम का लॉ है, ठीक है जी। तो स्टीफन साहब ने ये बोला है, द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे, उसी कुछ एमिसिविटी पर रखेंगे। अभी तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 मांगती है, उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो लाइन को ध्यान से सीखिए। तो किसी भी बॉडी से, अभी तो हम ब्लैक बॉडी की बात कर लेना, तो जितने भी रेडिएशन बाहर निकलेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब ये जो डाटा है, यहां पे जो लाइन दे रखी है ना कि रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम एमिसिव पावर भी कहते हैं। तो या तो उतना बड़ा ध्यान रख लें, अदरवाइज एमिसिव पावर बोल की छुट्टी पा लें। और वैसे क्या हो रहा होगा, हीट डिवाइड बाय एरिया, समझ रहे हैं बात को। तो रेडिएशन क्या है, हीट है, तो हीट डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम, ये आपका क्या हो जा रहा है, एमिसिव पावर हो जा रहा है। और ये किसके बराबर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे और टी से सिंबल होगा उसका, तो उसकी फोर्थ पावर के। तो ये जो डाटा हो गया वो आपके टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शन हो गई। तो एमिसिव पावर को यहां पर कैपिटल ई से दिखाया, जो अभी हम क्यू बाई एटी दिखा रहे थे। तो कैपिटल ई, जिसको कि अभी तक हम क्यू बाई एरिया मल्टीप्लाई टाइम के ऊपर लिखा है, उससे अभी हम दिखा रहे थे। अब क्योंकि तो प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी को भगाने के लिए कांस्टेंट लिया है, तो ये कांस्टेंट जो है वो स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो ई एमिसिव पावर है, जो कि रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और सिग्मा जो है वो स्टीफन कांस्टेंट है। अब हम अच्छे से जानते हैं पावर क्या होती है, वॉट में एक्सप्रेस की जाती है, जो कि क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। हीट भी क्या है, वर्क, तो यूनिट एक सी है। तो यदि हम वॉट के टर्म में यदि क्वेश्चन आ रखा है तो हम क्या करेंगे, एरिया को यहां से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एमिसिव पावर अलग चीज है, और यदि न्यूमेरिकल में कोई वॉट में डाटा दे रखा है तो फिर यहां पर उसका वैल्यू रखने के लिए फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहां जो एरिया डिवीजन में था वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ए इज द एरिया ऑफ एमिटिंग सरफेस, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू वैसे आपको हमेशा मिलेगी, अदरवाइज यहां से आप नोट कर लें 5.67 into 10 power minus 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर है एब्सोल्यूट, तो केल्विन की पावर 4। क्योंकि सब डिवीजन में जाएंगे, क्योंकि सिग्मा को यहां रख के बचा हुआ पूरा एक्सप्रेशन उधर ले जाओगे, क्योंकि सिग्मा की यूनिट निकालनी पड़ जाएगी। तो सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी, पावर को यहां छोड़ दें, और ये क्या हो गया आपका ए टी की पावर 4। तो पावर की यूनिट रख के फिर ये एरिया डिवाइड कर दें, और ये यहाँ पर केल्विन की पावर 4 ऊपर जाएगी माइनस में। डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा, थीटा के लिए आप ये दिखाने बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में तो केल्विन में लिखा जाता है, बाकी कई जगह थीटा में भी दिखाता है। अब एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर हम सीख चुके हैं। एमिसिव पावर दूसरा नाम ये भी हो ही जाएगा। अब हमने क्या करा कि उस एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर जिसका कि बॉडी का टेम्परेचर टी था, सरफेस एरिया ए था, उसको हमने एक ऐसे रूम में रख दिया, जिसकी अपनी रेडिएशन पावर इतनी है और उसका टेम्परेचर इतना है।
तो यहां तक तो हम एक सिंगल बॉडी को इमेजिन कर रहे थे जिसकी की टेम्परेचर T था। अब उस जो भी बॉडी रही, मान लो चलो स्फीयर मान लिया जिसका की टेम्परेचर T था, उसको उठा के हमने एक रूम में, है ना, एनक्लोजर इस तरह का बना डाला, तो उस रूम में लाके रख दिया। इस एनक्लोजर का ऑलरेडी टेम्परेचर T0 था और इससे भी लगातार रेडिएशन निकल रहे थे रूम से P0 की रेट पे। आपने इसमें ये वाला बॉडी रख दिया, बॉडी क्या जिसका टेम्परेचर T था और इसकी रेडिएंट पावर कितनी P थी, तो इधर से भी रेडिएशन निकलेंगे और रूम से भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं ऑल द बॉडी ऑल द टाइम एट ऑल टेम्परेचर एमिट रेडिएशन एक्सेप्ट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे ही एमिशन रुकता है, अदरवाइज 0 केल्विन से ऊपर हर टेम्परेचर पे एमिशन ऑफ रेडिएशन चलता ही रहता है। तो यहां भी कि भाई बॉडी का टेम्परेचर T है, रूम का टेम्परेचर T0 है, तो ये बॉडी भी एमिशन रेडिएट करेगी, रूम भी करेगा, तो इनमें लगातार एक्सचेंज चलता जाएगा। अब मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर T हाई था, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर लो होने लगेगा क्योंकि रूम का हमने लो टेम्परेचर माना है, ठीक है जी। तो वो एज्यूमशन करके तो इस बॉडी को हमने एक एनक्लोजर या रूम में रख दिया। जैसे ही रख देंगे तो उसमें से लॉस होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि तो बॉडी की रेडिएंट पावर थी और ये एनक्लोजर की थी। एनक्लोजर टेम्परेचर हमने कम माना है, ठीक है जी। तो जो बॉडी है वो अपना लगातार हीट लॉस या रेडिएशन रूम को देता जाएगा, रूम से आएगा पर वो कम आएगा। मान लीजिए बॉडी से 4 एरो दिखा दिए हमने और रूम से बस 2 ही दिखा रहे हैं, तो वो क्या रहा है कि ये रूम के लिए दिखा रहा हूं और ये बॉडी के लिए दिखा रहा हूं। बॉडी का टेम्परेचर T माना, रूम का T0 माना, ठीक है जी, और ये इससे बड़ा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी ठंडी होती है कि रूम का टेम्परेचर बड़ा होता जाएगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ऐसा जरूरी है। इसलिए बॉडी से लगातार हीट लॉस होता जाएगा, तो बॉडी का रेडिएंट पावर माइनस एनवायरमेंट या रूम का या एनक्लोजर का रेडिएंट पावर से माइनस कर दिया, तो बस जहां जैसा फॉर्मूला वैसे वैसे रख दो। तो P वाले के लिए T की पावर 4 आया, P0 के लिए T0 की पावर 4 आ गया, ठीक है। यहां तक तो रेट ऑफ हीट लॉस आपको ये पता चल गया। उसके बाद कि ये आपका रेट ऑफ हीट लॉस है, तो ये आपका dq बाई dt के बराबर हुआ। अब हम क्या जानते हैं कि dq जो होता है वो ms d थीटा बाई, है ना, इस तरह का लिख लो d थीटा बाई dt। तो dq तो क्या होता है ms चेंज इन टेम्परेचर, ये टाइम वाला फैक्टर थी इसी, तो मैंने इसको इस जगह पर रख दिया। तो जैसे इस जगह पर रख दूंगा, तो हीट लॉस रेट है ना, रेट का मतलब क्या होता है, मुझे टाइम से डिवाइड करना, तो डिवाइडेड बाय, तो मैंने इस फॉर्मूले को dq बाई dt का बना दिया। अब कैलोरीमेट्रिज्म क्या जानते हैं, q बराबर ms चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा समझ लो, कैलकुलस में उसको d थीटा लिख देंगे। तो जैसे इसके सामने इसको रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉल ऑफ टेम्परेचर की रेट मिल जाएगी। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इसको आप d थीटा बाई dt दिखाते हैं और ये ms जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी जो थी ये वाली वो लगातार हीट का लॉस कर रही थी क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे थी, तो हीट लॉस हो रहा था, तो फिर टेम्परेचर में भी फॉल हुआ। तो रेट ऑफ फॉल, रेट का मतलब वही टाइम से डिवाइड करना, क्या फॉल हो रहा है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को अपने डी थीटा लिख दिया, ठीक है जी। तो जब इसको यहाँ पर एक्सप्रेस कर देंगे तो ये जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बॉडी के मास के तो रेसिप्रोकल हो गया, स्पेसिफिक हीट के भी रेसिप्रोकल हो गया, यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा हो उसका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कम होगा। साथ ही ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया, बॉडी के टेम्परेचर की भी 4th पावर के प्रोपोर्शनल हो गया, और एनक्लोजर के टेम्परेचर के भी ये, यदि इसको ज्यादा रखें तो डाटा कम हो जाएगा। तो वेयर एंड द मास ऑफ बॉडी इज द स्पेसिफिक हीट एंड ए इज द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, सारी इस बॉडी के बारे में बात की जा रही है। अब इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ, तो रेडिएशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी देखते जाते हैं। भाई एक ब्लॉक ऑफ आइस है, कॉन्सेंट्रेटेड हीट और ये सब वो सब बात है, तो उसमें पता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका ये वाला है, ए वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि ब्लॉक ऑफ आइस कितना भी हो क्या होगा, -10 डिग्री पे होगा या -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ठीक है जी। तो ये हमेशा 0 केल्विन से तो ऊपर ही है ना, तो ऑल द बॉडी ऑल द टाइम विल रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब, तो उसका आंसर क्या जाएगा, पहला आ जाएगा। तो वो रेडिएट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब तो करेगा, सराउंडिंग में से कहीं ना कहीं उसको हीट मिलेगी। Fraunhofer lines are explained by the help of Kirchhoff law.
तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आपको ध्यान रखें। अब कुछ एक न्यूमेरिकल ले लें, कैलकुलेशन तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, पर किस तरह से डाटा को उसमें प्लेस करते हैं वो जरा देखिए। तो हम अभी अब थोड़ी देर पहले देख के आए थे क्या, Q बाई ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 पर, किसके लिए था, ब्लैक बॉडी के लिए। तो अच्छी बात है क्योंकि न्यूमेरिकली ब्लैक बॉडी का, यदि ब्लैक बॉडी नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ई से भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमेशा हमको दी जाती है, एमिसिविटी का जो फैक्टर होता है, तो ई की वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी होती है, ठीक है। तो यहां पर जरा देखिएगा कि वॉट में डाटा दे रखा है, तो वॉट के तो आप अच्छे जानते हैं, वर्क डन पर टाइम, तो Q बाई टी ये रहा, तो एरिया को उधर ले जाएंगे, ये रहा, तो Q बाई टी को ही हम क्या लिख रहे हैं, पावर से लिख दे रहे हैं, ये तो P बराबर A सिग्मा टी को पावर की जगह 1000 वॉट लिख दिया, एरिया सरफेस एरिया भी चलो मीटर स्क्वायर में रखा, ये डाल दिया, सिग्मा का डाटा वो हमेशा देगा, क्वेश्चन में यहां भी रखा, ठीक है। तो क्या निकाला आपने, फाइंड इट्स टेम्परेचर। हाँ तो बस सब पता है, ये कुछ गड़बड़ है, तो सब पता है इस डाटा में, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो टेम्परेचर के लिए फोर्थ रूट निकाल लें। तो फोर्थ रूट थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, पर वो निकल जाएगा, ऑप्शन कोई 4 टाइम मल्टीप्लाई करके जरा देख लीजिएगा, तो ये कैलकुलेशन ये डाटा आएगा, इसका फिर फोर्थ रूट निकाल लें। आइए ये आसान है। A perfect black body emits radiation at temperature T1 Kelvin. If it is to radiate 16 times of the above, इस टेम्परेचर है ना, तो जो रेडिएशन की का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, इस तरीके से है ना। अब आप क्या कर रहे हो कि ये जो डाटा है वो 16 टाइम्स हो जाए, तो उसको 16 टाइम्स लाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा, तो ऐसे ही तो होना होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 2 की पावर 4 इटसेल्फ इज 16, तो बस टेम्परेचर को तो आपको जस्ट डबल ही करना पड़ेगा, तो इसका आंसर ट्वाइस टी बनाएगा। यहां पर अभी मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा आपको दिख जाएगा। तो जितना वो T1 केल्विन पर रेडिएशन कर रहा है उसका 16 टाइम्स चाहिए। हाँ ठीक है, बस टेम्परेचर डबल कर दो, जैसे डबल कर दो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, ये स्लाइड में आ जाएगा, ये आ गया ट्वाइस T1, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन आसान है, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा कर दिया इसका। अब ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो। तो इस क्वेश्चन को यदि आपने पढ़ लिया हुआ तो फिर से वही वाट की टर्म में पावर दे रखी है, टेम्परेचर वो जो है उसको केल्विन में आपको बदलना ही हुआ, फिर ये एमिसिविटी दे दी, ई का डाटा दे दिया, ठीक है जी, और सरफेस एरिया आपको चाहिए, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। सरफेस एरिया पूछा तो ए के टर्म्स में ही इसको एक्सप्रेस कर लिया, पी की जगह क्या लिख देंगे, वही 625 वाट, ठीक, एमिसिविटी ई की जगह 0.16 सिग्मा यहां से डाल ही लेंगे, और टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में है ना, तो हमको इसको क्या करना होगा, केल्विन में बदलना होगा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसमें डाला जाता है, तो उसमें 273 और जोड़ देंगे, पर डाटा इतना अच्छा है कि 273 जोड़ती है बहुत अच्छा 2500 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसका कैलकुलेशन आसान है, तो बस इसको कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, P बराबर 16.67 into 10 पावर -4। तो जो ऑप्शन दिखा था उसमें दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ ये भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें भी वही 273 पहले तो जोड़ दो, फिर इसके अंदर वैसे भी डिग्री सेंटीग्रेड कोई काम नहीं होता है, यहाँ पे सब चीजें केल्विन में ही चलती हैं, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, है ना जी। तो इसमें 273 जोड़ दिया, तो जैसे इसमें 273 जोड़ दिया तो हो गया 1500 केल्विन, इसमें 273 जोड़ दिया तो ये आपको कितना दिख रहा है, 3000 केल्विन, ठीक। अब हम अच्छे जानते हैं जो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड है वो 4 पावर पे जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई 3000 बाई दिस, रेशियो पूछा है ना, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 3000 बाय 1500 और उसकी भी पावर 4, तो ये 2 बार कटेगा, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स इस तरह से होगी, क्योंकि दूसरी बॉडी का टेम्परेचर उससे केल्विन में डबल है ना, केल्विन में डबल है, अच्छा तो बोल रहा हूँ सेंटीग्रेड में नहीं है, पर केल्विन में डबल है, और फॉर्मूले में हमको केल्विन में ही डाटा डालना है। तो ये रेशियो आपका, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ये रेशियो आपका डबल आ रहा है, पर उस रेशियो पर क्या 4 पावर भी आएगी, तो उसके चलते आंसर 16 ही हो जाएगा।
अब जरा देखिएगा, ये जो हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया है उसके बारे में। तो भाई दो बॉडीज हैं, ब्लैक बॉडी तो चलो इसमें MeCD 1 माननी है, फिर तो E की वैल्यू रखनी भी नहीं। एक बॉडी का टेम्परेचर 427 है, दूसरी का आपका 227 है, ठीक। तो इसमें 273 जोड़ो, फिर इसमें 273 जोड़ो, फिर 273 जोड़ते तो 500 हो गया। इसमें 273 जोड़ते ही ये आपका 700 हो रहा है, ठीक है जी। तो 73 जोड़े 5, हाँ जी 700 हो रहा है। पर वो जिस रूम में रखे हैं, है ना, एनक्लोजर का टेम्परेचर इतना है तो वो 300 केल्विन हो गया। तो अभी हम लास्ट में ये फॉर्मूला देख के आए। तो क्या हो रहा है, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, और ये आपका एनक्लोजर है। एनक्लोजर कौन सा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, या केल्विन में बोलो 300 केल्विन वाला। तो अभी दोनों हीट लॉस करेंगे क्योंकि ए और बी का टेम्परेचर 27 से तो बहुत ज्यादा है, तो दोनों हीट ज्यादा लॉस करेंगी और रूम से बहुत कम लेंगी, तो उनका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। तो पहली बॉडी के लिए ये वाला फैक्टर लगाओ, ऐसी दूसरी बॉडी के लिए लगाओ। तो पहली बॉडी के लिए मैं रख के दिखाता हूं, तो इसका कितना हो गया, 700 की पावर 4 माइनस रूम का टेम्परेचर कितना है 300। अब रेशियो पूछा ना, तो फिर से अगली बॉडी के लिए लिखेंगे। तो 227 वाले का रेशियो कितना होगा उसका केल्विन में, 500 की पावर 4 माइनस 300। एनक्लोजर का टेम्परेचर यही है, इस तरीके से ऊपर। तो इस तरह से हीट लॉस का रेशियो बड़ा आराम से निकल आएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये रही इसकी कैलकुलेशन, और सब में 4 पावर तो फिर है ही सही। तो वही 7 7 या 49, फिर 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से हम इनको बढ़ा सकते हैं। तो ये 4/1 यानी 4 गुना आ जाएगा। तो ये सब थे अपने स्टीफन्स लॉ के न्यूमेरिकल, और किरचॉफ लॉ हमने इसको बता ही दिया। 8th लेक्चर में हम इसमें मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जो भी ग्राफ है वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माई सेल्फ निशान फ्रॉम कॉन्सेप्ट लैब।